जय हिंद फ्रेंड्स, जैसे कि यूपीएससी ऑप्शनल के सेकंड पेपर में मैक्सिमम रचनाएं हमने कर ली है और उसी क्रम में एक दुनिया समानांतर जो हमारे पाठ्यक्रम में है उसमें क्योंकि प्रतिनिधि तौर पे कई कहानियों का संकलन है जो एक तरीके से मध्यवर्गीय जीवन के भूखे हुए यथार्थ पर आधारित कहानियां हैं जो ग्रामीण जीवन की सच्चाई, वंचित वर्गों की समस्याओं को हमारे समक्ष लाती हैं। उन्हीं कहानियों के संकलन में स्त्री विमर्श मुद्दे को केंद्र में रखकर एक कहानी हमारे समक्ष है, यही सच है। कहानी का शीर्षक वाकई में बहुत ही दिलचस्प है कि आखिर सच क्या है। ये कहानी मनु भंडारी जी की है और आप देखिए कि स्त्री विमर्श में जब भी चर्चा होती है तो ज़्यादातर जो स्त्री लेखिकाएं हैं जिन्होंने वाकई में एक तरीके से स्त्री की दृष्टि से जो समस्याएं हैं उनकी वो हमारे समक्ष रखी है, उन्हीं कहानियों में आज हमारे समक्ष जो यही सच कहानी है ये अपने आप में व्यक्ति की प्रेम, अटूट प्रेम की स्थिति को दर्शाएगा, प्रतिबद्धता को कि कैसे समय के साथ उसमें भी विचलनहीनता की स्थिति नहीं कह के बल्कि आ जाती है। यही सच जो कहानी है, प्रसिद्ध लेखिका है मनु भंडारी, उनकी सर्वाधिक विख्यात कहानियों में, क्योंकि नई आंदोलन जो नई कहानी का दौर था, जब एक आंदोलन चला था उसमें मनु भंडारी जी द्वारा हमारे समक्ष ये कहानी रखा गया था। ये बिल्कुल कहानी वैसे ही है जैसे महाभोज उपन्यास हमारे सिलेबस में इनका लगा हुआ है और इनका बहुत ही विख्यात है। एक तरीके से देखा जाए सामाजिक गहराइयों को, सामाजिक सच को उकेरने वाला आपका बंटी जैसा उपन्यास। ये लेखिका हमें शहरी मध्यवर्गीय जीवन के जो पारिवारिक संबंधों की टूटन हो या प्रेम की टूटन की स्थिति उसको बयां करती हैं। लेकिन आज की कहानी में हमें जानने को मिलेगा कि कैसे एक लड़की, दीपा नाम की लड़की, जो कि जीवन में एक निशीत नाम के लड़के से प्रेम करती है और समय के साथ जो कि वो बहुत ही प्रतिबद्धता के साथ उसमें जीती रहती है, लेकिन सच उससे बहुत दूर है। सबसे पहले हम इस कहानी को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कहानी के सारांश को समराइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले ही कहानी का अगर हम सार बता देंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होगा कि पूरी कहानी आप पढ़िए। और हमारी सिलेबस में जो भी कहानियाँ लगी हैं वो वाकई में इतनी दिलचस्प कहानियाँ हैं, कुछ ना कुछ जीवन को एक मर्म देने वाली, समझाने वाली चीज़ें हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उसको हमें स्किप करना चाहिए। देखिए ये कहानी का शुरुआत कहाँ से होता है, कानपुर। सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर, और हाँ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कहानी है, ये जो दीपा है जो जीवन में अपने जैसे लोग अपने एक डायरी लेखन का काम करते हैं कि जो भी उनकी गतिविधियाँ होती हैं वो डायरी लेखन के थ्रू उस चीज़ को लिखते हैं, तो ये भी दीपा के कुछ चुनिंदा उसी डायरी के पन्नों से ये हमारे समक्ष रखा गया है। शुरुआत तब होता है जब दीपा कानपुर में होती है। एक कानपुर का परिदृश्य है यहाँ पे कि सामने आंगन में फैली धूप सिमट कर दीवारों पर चढ़ गई है और कंधों पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए तो एकाएक मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया है यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता ही नहीं। यहाँ पे एक पात्र संजय भी आया है, संजय, निशीत और एक पात्र दीपा, ये 3 लोग हैं केंद्रीय पात्र के तौर पे खड़े खड़े, और संजय का अभी तक पता ही नहीं चला। तो जो ये दीपा होती है वो झुझलाती सी कहती है कि मैं कमरे में आती हूँ, कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण में उन्हें देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोल कर सरसरी सी नज़र से कपड़े देखती हूँ, सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूँ ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती तब भी, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया। फिर यह कोई आज की बात है, हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी ही करके आता है और मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वो क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत ही अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर ये बात उसे कैसे समझाऊँ। मेज पर बैठ कर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं है। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नज़र घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है कि वह आया। एक प्रश्न की स्थिति होती है कि सच में वो आया कि नहीं आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? नहीं, अभी नहीं, पीछे आना। मैं रुखाई से उसे जवाब देती हूँ। वो भाग जाती है। ये मिसेज मेहता भी एक ही हैं, यूँ तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती,
पर बच्ची को जब तक मेरे सिर खाने को भेज देती हैं। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ ही लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होते हैं। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती थी। उतने में ही खटखट खट वहीं पे परिचित पदध्वनि सुनाई दी। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूँ पर मुस्कुरा रहा है, स्वागत नहीं करती। हंसता हुआ वो आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हो क्या? रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होकर? रुखाई से मैं ये जवाब देती हूँ। वो कुर्सी से मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ थोड़ी उठाकर कहता है, तुम्हें बताओ क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंसा था, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया। सबको नाराज करके आना अच्छा भी नहीं लगता। इच्छा होती है कि कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरे मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं। पर कुछ कह नहीं पाती। एक टुक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही है। कोई और समय होता तो मैंने अपने आंचल से इन्हें पोंछ दिया होता, पर आज नहीं। वो मंद मंद मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही हैं, पर मैं क्या करूँ? तभी वो अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड़ दुलार दिखाएगा। वो जानता जो है कि इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता और नया फूल लगाता है। फूल सजाने में वो कितना कुशल है। एक बार मैंने यूँ ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद है, तो उसने नियम ही बना लिया, हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में फूल ना रहे तो ना पढ़ने में मन लगता है ना सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। थोड़ी देर बाद हमने घूमने का प्लान किया और निकले। एकाएक ही मुझे इरा के पत्र की बात याद आती है, जो बात सुनने के लिए मैं सवेरे से ही आतुर थी। इस गुस्सेबाजी में जाने कैसे वो मैं भूल गई। सुनो, इरा ने लिखा है कि किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है। मुझे तैयार रहना चाहिए इसके लिए। कहाँ? कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है। यदि तुम्हें वहाँ जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए। दीपा, मज़ा ही आ जाएगा। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों, मुझे उसका इस प्रकार प्रश्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वो चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊँ उससे दूर? तभी सुनाई देता है कि तुम्हें यह जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूँ, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज़ की किचकिच से तो मेरा मन उब गया है। कितनी बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूँ, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी सामी कितनी वीरान हो जाएंगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ जाते। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई और शहर की तरफ यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता रहता है। और फिर बात आती है कि कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाना। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एक टक उसे देखती हूँ और देखती ही रह जाती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो मैं ये बोलती हूँ कि मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है। पता नहीं कैसे क्या क्या पूछ लेंगे वहाँ। मेरे लिए तो ये पहला ही मौका है। तो फिर उतने पे वो खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम भी एक ही मूर्ख हो। घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो, और इंटरव्यू के नाम से तुमको डर लगता है। ऐसा क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं। वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ इरा को छोड़कर मैं किसी को जानती भी नहीं। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है। असहाय सी मैं कहती हूँ, और किसी को नहीं जानती। फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है, निशीथ भी तो वहीं है ना? होगा, मुझे क्या करना है उससे? मैं एकदम ही भन्ना कर जवाब देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब वो यही बात कहेगा। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे में कहता है, और मैं भवक पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो खिलखिला कर हंस पड़ता है, पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं और वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झपट कर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा?
कौन है यहाँ जो देख लेगा, और देख लेगा तो देख ले, आफिक उड़ेगा। नहीं, हमें पसंद नहीं है ये बेशर्मी। और सच्ची मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो रास्ता हो या निर्जन क्यों ही ना हो। पर रास्ता तो रास्ता, पर कानपुर जैसी जगह। कमरे में लौट कर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वो बैठता नहीं है, बस बाहों में भर के एक बार चूम कर चला जाता है। ये भी जैसे उसका रोज का नियम है। वह चला जाता है, मैं बाहर बालकनी में निकल कर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो गया। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी खोई। फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती। जाने क्या, अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं है, मानो संजय की अनेकों नेक आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, दुलरा रही हैं। और अपने को यूँ असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लजा जाती हूँ। मैंने संजय को भी एक बार ये बात बताई थी तो वह खूब हंसा था, और फिर से वही हरकतें करके गालों को सहलाते हुए उसने कि पागल हो, निरी मूर्ख जैसी हो। कौन जाने, शायद उसका कहना ठीक हो, शायद मैं पागल ही हूँ। कानपुर में मैं जानती हूँ संजय का मन निशीत को लेकर जब जब सशंकित हो उठा है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशीत से नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपन होता है, उस समय महज पागलपन, उसमें आवेश रहता है पर अस्थायित्व तो नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही गई है कि जिस वेग से वो आरंभ होता है, यहाँ पे उसने कहा है कि उस समय आवेश रहता है पर अस्थायित्व तो नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वो आरंभ होता है, ज़रा सा झटका लगने पर उसी वेग से वो टूट भी जाता है, और उसके बाद आहूं, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर चल पड़ता है। सारी दुनिया की निस्सारता और आत्म हत्या करने के अनेकों नेक असंकल्प और फिर एक तीखी घृणा सी मन में आ जाती है। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल गया, तब उनको यानी उन सबको भूलना एक भी दिन का काम नहीं है। यानी फिर भूलने में वो सब चीज़ें समय बिल्कुल भी नहीं लगती हैं। फिर तो वह सब एक बिल्कुल बेवकूफ़ी सी स्थिति लगती है, जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक ये बात याद आती है, एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उसी प्रेमी के लिए नहीं थी, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए थी जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया था। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशीत को भूल गई। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियाँ गूंजने लगी। पर संजय की जब जब निशीत की बातें छेड़ ही देता है, व्यर्थ ही छेड़ देता है, खिन्न सा हो उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूँ वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे ये बात बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेकों अनेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। ये बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पड़े तले पैर जब मैं बैठी होती हूँ, मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, या वह अपने ऑफिस के मित्रों की बात करता है, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इस सब का ये मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वो क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है, सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा ही होता गया है, सब कुछ अस्थायी हो गया है। पर संजय को ये बात कैसे समझाऊं, ये सब कैसे उसे समझाऊं कि निशीत ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिलमिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती नीच ने कहीं का। और संजय ये सोचता कि आज भी मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ, और सच पूछूं तो अपने को भाग्यशालिनी समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति की चंगुल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। संजय, ये तो सोचो कि यदि ऐसी कोई भी बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूँ आत्मसमर्पण कर देती, तुम्हारे चुम्बनों और आलिंगनों में अपने को यूँ बिखेरने देती। जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। कि केवल ये इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत बहुत विश्वास करो संजय, तुम्हारा प्यार मतलब तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशीत का प्यार तो मात्र एक छल था, भ्रम था और झूठ था। अभी ये सब कहानी जो चल रही है कानपुर के इर्द गिर्द, जहाँ पे वो दोनों ही वो अपनी थीसिस, क्योंकि वो आगे हायर स्टडी के लिए गई होती है और वहाँ पे उसका एजुकेशन अनुसंधान चल रहा होता है, और यहाँ पे जो संजय होता है बेसिकली वो ऑफिस का काम करता रहता है, और दोनों की मुलाकात यहाँ पे होती है। निशीत तो उसका अतीत था, उसका बचपन का प्रेम था।
अभी वही चीज़ चल रही है कि परसों मुझे कलकत्ता, मतलब ये बातचीत चलती है कि परसों मुझे कलकत्ता जाना है। वो कह रही है, मतलब एक तरीके से अपनी बात दीपा रख रही है संजय के सामने कि परसों मुझे कलकत्ता जाना है। बड़ा डर लग रहा है कि कैसे क्या होगा वहाँ। मान लो इंटरव्यू में मैं बहुत नर्वस हो गई तो संजय को कह रही हूँ कि वो भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही है। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू, अपना कोई साथ होता है तो बड़ा सहारा मिल जाता है। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यो अकेली घूम फिर भी लेती हूँ तो संजय ये सोचता है मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं ये मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी मादक। पर इंटरव्यू का भय मादकता से भर इस स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता वहाँ। बात आती है कलकत्ता की। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र सी भय सा मेरे मन में भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नारियों में मैं इरा को ढूंढती हूँ। इरा जो उसकी फ्रेंड होती है कलकत्ता में अकेली, वो कहीं नहीं दिखाई देती। नीचे उतरने के बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने को आदेश दे मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत है जैसे और भी बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ, इरा खड़ी है, रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती, ओह, तुझे न देखकर मैं घबरा रही थी। तुम्हारे घर भी कैसे पहुँचूंगी? बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुंचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी सी भर देती है। इरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित सी उस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैले हुगली के विस्तार को देखती हूँ, उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ और बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती चली जाती है या रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है और इन सब के बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहीं पटना और कानपुर, कहाँ पटना और कहाँ कानपुर, कहाँ ये कलकत्ता। मैंने तो आज तक कभी बहुत बड़े शहर तो देखे नहीं। सारी भीड़ को चीर कर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों इरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो और डर। हम जैसे डरे तो कोई बात भी है। जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया वो भला इंटरव्यू में डरे? फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे, जाती है कभी उनके पास भी या नहीं? मतलब वो ईरा जो उसकी फ्रेंड है वो दीपा से पूछ रही थी, क्योंकि दीपा के जो भैया भाभी हैं वो तो पटना ही रहते हैं, बचपन से दीपा वहाँ रहती थी। तो कानपुर आने के बाद एक बार गई थी, कभी कभी यूँ ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे ये प्रसंग कतई पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे। मैं मौन ही रहती हूँ। ईरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले तो मुझे अफसोस हुआ था। वे होते तो कुछ मदद ही करते। फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को ईरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहाँ निशीथ दिखाई देता है। मैं सकपका कर नज़र घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज पर ही आ पहुँचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, ईरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। ईरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? जवाब ईरा देती है। मैं देख रही हूँ निशीथ बहुत बदल गया है। उसने कभियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। यह कौन सा शौक चल रहा है? उसका रंग स्याह पड़ गया, वह दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ खड़े चल पड़ते हैं। ईरा को मुन्नू की चिंता सता रही थी और मैं स्वयं भी घर पहुंचने को उतावली हो रही थी। कॉफ़ी हाउस की धर्मतल्ला तक वो पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। ईरा उससे बात कर रही है मानो वह ईरा का ही एक मित्र हो। ईरा अपना पता समझा देती है और वह दूसरे दिन 9 बजे आने का वायदा करके चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निशीथ का यो मिलना ना चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। बहुत दुबला हो गया है निशीथ। लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा है इसे। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों ना हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों ना हो, पर मैं जानती हूँ ये झूठ है।
यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से ही तो ये सब किया था। एकाएक ही मेरे मन कटु सा हो जाता है। यही तो है वो व्यक्ति जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, मैं जो उपहास का पात्र बनाकर। ओह, क्यों नहीं मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया? जब वो मेज़ के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। जरा उसका खिसियाना तो देखती, वो कल भी आएगा। मुझे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, मैं उससे नफ़रत करती हूँ। अच्छा है, आए कल। मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। ये भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी। ये भी बता दूंगी कि मैं उसे घृणा करती हूँ और उसे ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में ये बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी तक निशित ने विवाह क्यों नहीं किया? करे ना करे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या वो आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है? मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं? कलकत्ता में नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। इरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं। फिर ये तो 300 का जॉब है। निशित सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली। वो क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है और वो कहता है कि जैसे भी होगा वो मुझे काम दिलाकर ही मानेगा। फिर आखिर ऐसा क्यों है? कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वो मेरे पास ना आए। 8:45 बजे के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशित टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पजामा। तो वह समय से पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 के पहले नहीं पहुंचता। समय पर पहुंचना तो जानता ही नहीं। उसे यूँ चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो आया, और जब वो आया तो मैं चाहकर भी कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वो बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी भी प्राप्त कर ली। कैसे क्या करना होगा उसकी योजना भी बना डाली। बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस की सूचना भी दे दी कि आज वो ऑफिस नहीं आएगा। विविध स्थिति मेरी हो रही थी। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं कर पाती थी, नाकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता ही नहीं पाई। सोचा कहीं वह सुनकर ये दिलचस्पी लेना कम ना कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा। हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख में बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं। मैं उससे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं है, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही। एक ही मुझे लगता है इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसके पसीने पोंछ देती। और क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार की वो यूं ही चला जाता। अच्छा तो चलता हूँ। यंत्र संचालित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। वो लौट पड़ता और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है कि संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ भी फूल नहीं तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। पता नहीं संजय, तुम इस समय क्या कर रहे हो? 3 दिन हो गए किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया। कलकत्ता आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया। मैं शायद बहुत नर्वस सा फील कर रही थी और जैसे ही उत्तर मुझे देने चाहिए थे वैसे नहीं दे पाई। पर निशित ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। मैं जानती हूँ ये सब निशित की वजह से ही हुआ है। ढलते सूरज की धूप निशित के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशित इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वो प्रसन्न है। वो कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूँ उसके साथ, उसके पास? एक अजीब सी पुलक सी मेरा तन मन सहर उठता है। मैं ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत ही अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। शायद वह केवल मेरे प्रति किसी किए गए न्याय का प्रतिकार करने के लिए ये सब कर रहा हो। पर क्या वो समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी, या जो कुछ उसने किया उसे मैं भूल जाऊंगी? असंभव। मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। आज तो इस खुशी में पार्टी हो ही जाए।
काम की बात के अलावा ये पहला वाक्य है, मैं उसके मुंह से सुनती हूँ। मैं इरा की ओर देखती हूँ और प्रस्ताव का समर्थन करके भी मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब क्या? फिर भी मैं मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है निशीत को नीला रंग बहुत पसंद था। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ। बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार अपने को टोकती जाती हूँ। किसको रिझाने के लिए सब हो रहा है? क्या यह निरा पागलपन नहीं है? सीढ़ियों पर निशीत हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियाँ सुर्ख हो जाती हैं। मैं चुपचाप ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। यह सदा चुप रहने वाला निशीत बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बात सुनने की जरा भी आदत नहीं है। संजय ना कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान देता, ना ऐसी बातें करता है जब भी उसे पूरा अधिकार है, और या बिना अधिकार ऐसी बातें कर रहा है। पर जाने क्या कि मैं उस पर नाराज़ नहीं हो पाती। बिल्कुल एक पुलक में सिहरन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुँह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसी बात की नहीं। पिछले 2.5 साल में मैं संजय के साथ रह रही हूँ। रोज़ ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। ये देखकर भी जैसे ये सब नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशीत ने यह बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? नहीं है। जाने कैसी मजबूरी है, कैसी व्यवस्था है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती। निश्चयात्मक दृढ़ता से नहीं कह पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं संजय की बात बता ही दूंगी। स्काई रूम, निशीत टैक्सी वाले को आदेश देता है। टून की घंटी के साथ मीटर डाउन होता और टैक्सी हवा से बातें करने लगती। निशीत बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श ना हो। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोदी में पड़कर फरफराता हुआ उसे हटाता नहीं है। वो उसे हटाता नहीं है। मुझे लगता है ये रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर आती हूँ। आज भी मैं संजय की बात नहीं कह पाती, चाहकर भी नहीं कह पाती। अपनी इस व्यवस्था पर मुझे खींच भी आती है, पर मेरा मुंह है कि खुलता ही नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ। फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकी। या निशीत कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूँ कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वो यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यूँ ही सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं है, पर जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूँ कि जब निशीत बगल में बैठा हो उसमें ऐसी इच्छा करना या ऐसी बातें सोचना भी मेरे लिए कितना अनुचित है। पर मैं क्या करूँ? जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही, मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं बही जा रही हूँ अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी से नीचे उतर पड़ती हूँ, मानो अंदर निशीत मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी, इधर से उतरना चाहिए कभी, टैक्सी वाला कहता है। मुझे अपनी गलती का भान होता। उधर निशीत खड़ा है, उधर बीच में मैं और टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम एक दूसरे के आमने सामने हो जाते। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो मुझे ही दे देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता था। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नज़रों से ऐसे बचाकर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराध कर डाला और कोई मुझे पकड़ न ले। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे अधिक मन की हलचल में अपने को खोया खोया से महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बैरा कोल्ड कॉफ़ी के गिलास और खाने का कुछ सामान रखा जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निशीत कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसको होठों की धड़कन तक महसूस करती हूँ। वो जल्द से कॉफ़ी का स्ट्रॉ मुंह से लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, वो सोचता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वो क्या सोच रहा है। 3 दिन तक साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों पर छाई हुई थी, पर आज अवश्य ही वह बात आएगी ना। यह कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया, उसे उलटकर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी में नहीं है। जो संबंध टूट गए,
अब उन पर कौन बात करे, मैं तो कभी नहीं करूँगी। पर उसे तो करना चाहिए, तोड़ा उसी ने था, बात भी वही आरंभ करे, मैं क्यों करूँ? और मुझे क्या पड़ी है, मैं तो जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूँ, क्यों नहीं? मैं इसे अभी संजय की बात बता देती हूँ। पर जाने कैसी विवशता है, जाने कैसा मोह है कि मैं मुंह नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? नहीं तो मैं खिसिया जाती हूँ। फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा है, पर यंत्रासा 40 मैं खा ही जा रही हूँ। शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। मुझे फिर लगता है कि उसके होंठ फड़क रहे हैं और स्ट्रॉ पकड़े हुए उंगलियां कांप रही हैं। मैं जानती हूँ वो पूछना चाहता है, दीपा तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया ना? वो पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही ले तो क्या मैं कह सकूंगी कि मैं तुम जिंदगी भर माफ़ नहीं कर सकती? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफ़ी पी ली तो ये मत समझो कि मैं तुम्हारे विश्वासघात की बात को भूल गई हूँ। और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर ये क्या असह्य सहनीय अपमानजनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती? मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के विचित्र चित्र उभर कर आते हैं, जब घंटों समय बैठ मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारा करते थे। बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी। जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे, एक विचित्र सी स्वप्निल सी दुनिया में। मैं कुछ बोलना भी चाहती थी तो वह फिर मेरे मुंह पर उंगली रखकर कहता, आत्मीयता की इच्छड़न कहे हो। ऐसी ही थी दीपा, आज भी तो हम मौन ही हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। क्या आज भी हम आत्मीयता की उन्हीं छड़ों में गुजर रहे हैं? मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख फाड़ कर कहना चाहती हूँ, नहीं नहीं, काफ़ी सिप करने के अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं किया। मेरा ये विरोध हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निशित मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है, मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मन में प्रचंड तूफान, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। फिर वही मौन, वही दूरी। पर जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निशित मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है कि क्यों नहीं निशित मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं। पर वह कुछ भी नहीं करता। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए सोना चाहती हूँ, पर निशित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं ही आगे आ खड़ा होता है। कलकत्ता अपनी मजबूरी पर जब आई है वो खींच जाती है। अच्छा, कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहाँ भटकी थी कि कुछ भी नहीं बता पाई उसे। संध्या का समय मुझे निशित अपने साथ ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर वहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल था, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। चारों ओर के वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी? मेरी ओर देखकर उसने कहा, हाँ। नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वो अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं ये कह गई, कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करके मैं संजय से प्रेम करती हूँ, मुझसे प्रेम करता है, वो बहुत अच्छा है, बहुत ही। वो मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा। पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला आती है। मैं दूसरी ओर मुँह फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती है। आगे से शब्द जो है सुनने के लिए मेरे शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देती निशित कि आज भी तुम मुझे उतना ही प्रेम करते हो। तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया उसे भूल कर तुम मुझसे विवाह भी करना चाहते हो। कह दो निशित, कह दो। ये सुनने के लिए मेरा मन आकुल सा हो रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निशित? इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, शायद नहीं, सचमुच में मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ या नहीं, मैं जानती हूँ। तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी जो हो। फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ, पर तुम्हारी नज़र तो लेक के पानी पर जमी हुई शांत मौन है। आत्मीयता की क्षण अनकहे भले ही रह जाए, पर अनबुझे नहीं रह सकते।
तुम चाहे ना कहो, पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे उतने ही प्रेम करते हो या करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंधों को फिर से जोड़ने की बात है। तुम इस समय सोच रहे हो, तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है और मैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत ना करनी पड़े। लगता है रात आधी से भी अधिक ढल गई है। कानपुर। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए भी निशीथ की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया था कि तुम स्टेशन पर आना। इरा आई थी पर गाड़ी पर बिठाकर ही चली गई, या यूँ कहूँ कि मैंने ज़बरदस्ती उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशीथ आएगा और विदा के उन अंतिम क्षणों में भी मैं उनके साथ अकेले ही रहना चाहती थी। मन में एक तभी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए थे तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बे में झांकता झांकता निशीथ आ रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ, आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बहुत अच्छा लगता है। वह बहुत थका हुआ लग रहा था, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहाँ पहुँचा। मन करता है कुछ ऐसा करूँ जिससे कि उसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूँ। हम डब्बे के पास आ जाते हैं, जगह अच्छी मिल गई है। वह अंदर झाँकते हुए पूछता, हाँ पानी वानी तो है? हाँ, बिस्तर फैला लिया है। मैं खींच पड़ती हूँ, वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएँ देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मत रहा है, पर वो कह नहीं पा रहा है। वो क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता? आज भीड़ विशेष नहीं, चारों ओर नज़र डालकर वो कहता है, मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नज़र मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती तो कभी खींच भी। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए। एक बार फिर हमारी नज़रें मिलती हैं। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नज़र से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो। और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वे नीचे प्लेटफॉर्म पर जाकर पहुँचने की खबर देना। जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम हुआ तुम्हें सूचना दूंगा। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। मेरी आँखें छलछला आती हैं। गाड़ी एकदम हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है। मन करता है चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निशीथ, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए वो तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं ही तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ कह नहीं पाती, बस साथ चलते निशीथ को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी के गति पकड़ते ही वह हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मुझ जाती। मुझे लगता है स्पर्श या सुख या क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भर पाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियाँ जो हैं वो धुंधली सी दिखाई पड़ती हैं। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशीथ के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरे हाथ को पकड़ा था, ढूंढने का असफल सा प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियाँ दिखाई देती हैं। धीरे धीरे वे सब दूर हो जाती हैं, पीछे छूट जाती हैं। मुझे लगता है ये दत्याकर ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उसे ही कहूँगी। इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूँगी संजय जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी, उसका एहसास कलकत्ता में निशीथ से मिलकर हुआ। याद आता है तुम निशीथ को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते, मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल में मैं स्वयं भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा था। पर आज भ्रम की छलना के सारे ही जाल छिन्न भिन्न हो गए। मैं आज भी निशीथ को प्यार करती हूँ और यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूँ। आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया तो जैसे सब कुछ ही स्पष्ट हो गया। और जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया तो तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूँ तो भी झूठ नहीं बोल सकती।
आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वो प्यार की नहीं, केवल और केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशीथ को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान सा नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेही स्पर्श से मुझे जिला दिया। मेरा मुरझाया मरा मन हरा हो उठा। मैं कृतकृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, पर प्रेम की बेसुध घड़ियाँ, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहाँ शब्द चूक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी वो क्षण? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुम्बनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की सुध विसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूँ निशीथ के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की। तुम पूरक थे, मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ। तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेंगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। इसी तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में कौद उठी जो मैं संजय से कहूँगी, कह सकूँगी ये सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन से किसी और की आराधना करके तन से उसके होने की अभिनय करती रहूँ, नहीं जानती। यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई। लौट कर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए हैं, कुछ फूल झरकर जमीन पर इधर उधर भी बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है। संजय की लिखाई। खोला तो छोटा सा पत्र था। दीपा, तुमने जो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ, 5-6 दिन बाद लौट आऊँगा। तब तुम उसने लिखा ये कि तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने का उत्सुक है कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबी निश्वास निकल जाता है, लगता है एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में तो मैं अपने को अच्छी तरह तैयार कर लूँगी। नहा धोकर सबसे पहले मैं निशीथ को पत्र लिखती हूँ। उसकी अनुपस्थिति से जो हिचक मेरे ओठ बंद कर दिए हुए थे, दूर रहकर वह अपने आप ही टूट जाती। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा फिर भी मैं सब कुछ समझ गई थी। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी उसी हरकत से बहुत दुखी हूँ, बहुत नाराज़ भी। उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता। लौटी हूँ तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादकता भी आंखों के आगे छाई है। एक खूबसूरत सा लिफाफा, मैं उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नज़रें सूने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदल कर सो जाती हूँ। आज निशीथ को पत्र लिखे 5वां दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी दोनों डाकें निकल गई। जाने कैसा सूना सूना अनमना लगता रहा सारा दिन। किसी भी तो काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती डाक से ही उत्तर। समझ भी नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती। एकाएक ख्याल आता, पिछले 2.5 साल से करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की थी। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ या मैं निशीथ के पत्र की? शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर निरुद्देश्य कमरे में लौट पड़ती हूँ। शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाया करती थी। लगता है यहीं बैठी रही तो दम ही उड़ जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर ले जाती हूँ। शाम को धुंधला का मन के बोझ को और भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊँ, लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर मुझे जाना कहाँ है, फिर भी निरुद्देश्य सी चलती रहती हूँ। फिर आखिर कब तक यूँ भटकती रहूँ, हार कर लौट पड़ती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। इरा का तार था। नियुक्ति हो गई हो, बधाई। मतलब ये है कि नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निशीथ भेजने वाला था। एकाएक ही एक विचार मन में आता है, क्या जो कुछ मैं सोच गई वह निरा भ्रम ही था, मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान था? नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूँ जिसने तन को डुबो दिया, मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मैंने सामने खुली पाई। लेख पर बिताए उन मधुर क्षणों का भ्रम कैसे मान लूँ जहाँ उसका मौन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया। आत्मीयता के वे अनकहे क्षण, तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक रोके हुए है? तभी सामने की घड़ी टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ। ये संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे यह घड़ी घंटे सुना कर मुझे
संजय की याद दिला रही है। फहराते ये हरे पर्दे या हरी बुकरैक या टेबल या फूलदान सभी तो संजय के ही लाए हुए हैं। मेज पर रखा यह पेन उसने मुझे सालगिरह पर लाकर दिया था। अपनी चेतना की इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनापन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशित की आकृति उभर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ न कह पाने की मजबूरी, उसकी व्यवस्था, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार होती। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाते हैं, और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ की उंगलियों के बालों मिल जाए निशित बैठा है, और वही मजबूरी, वही व्यवस्था, वही घुटन लिए। वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता। वो कोशिश करता है पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता है। वो लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोट कर रख देगी। मैं एकाएक ही आँख खोल लेती, वही फूलदान, पर्दे, मेज, खड़ी। आखिर आज निशित का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम अच्छी तरह पहुंच गई, ये जानकर प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही ईरा जी को फ़ोन करके सूचना दे दी थी और उन्हें बताया था कि तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच में बहुत खुश हूँ कि तुम्हें ये काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर शुभेच्छु निशित। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्दों के आगे शब्द जो हैं वो आंखों के आगे लुप्त हो जाते हैं। रह जाता है केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है, पर क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा वो? दीप। मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। एक क्षण में संज्ञा शून्य सी उसे इस तरह देखती हूँ मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वो आगे बढ़ता है तो मेरी खोई हुई चेतना लौटती है और विचित्र सी दौड़कर उससे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया है? तुम में पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? और मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास ही आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली ऐसे काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श करती हुई मुझे ऐसा लगता है कि स्पर्श या सुख या क्षण ही सत्य है। वो सब तो झूठा था, मिथ्या था, भ्रम था, और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते, चुंबित प्रतिचुंबित। और यहाँ पे ये जो है कहानी, मनु भंडारी जी की कहानी जो है, यही सच है। यानी जिंदगी में क्या सच है क्या झूठ है। जो दीपा को भ्रम की स्थिति थी, सदैव जो मिथ्या से वो भरपूर रहती थी, वो जो स्पष्टता आ गया उसके जीवन में कि सच्चाई आखिर क्या है। तो इस कहानी में संवेदना का पक्ष यही कि लेखिका ने अपने शीर्षक से इस बात का आभास दिलाया था, लेकिन वही है कि व्याख्या करते दौरान जो होता है कि संभावनाएं कई हद तक छिपी होती हैं कि आखिर कहानी में क्या है। दरअसल एक कहानी में आप देखिए मानसिक अंतर्द्वंद भी बहुत ज़्यादा है। कहानी के भीतर से जो सच सबसे साफ तौर पर झलकता है वो यही झलकता है कि प्रेम चाहे कितना भी गहरा हो वह विचलनहीन नहीं होता। यह सच छायावाद की प्रेम दृष्टि के विपरीत है और ये शहरी मध्यवर्ग की प्रेम दृष्टि के नज़दीक है। कहानी में यदि दीपा की कुछ मनस्थितियों को क्रमिक रूप में देखें तो ये बात साफ झलकती है कि उसकी गहरी प्रतिबद्धता, वो प्रतिबद्धता जिसको बांध कर वो सामने बिखर नहीं सकती थी, परंतु जो पुराने गहरे संबंध होते हैं, जो आत्मीयता के संबंध होते हैं, उनके सामने कैसे अपनापन बिखरने लगता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो पुरुष हो या स्त्री नारी विभिन्न विरोधी मनस्थितियों के घात प्रतिघात से ही अपने भावनात्मक जीवन को जीता है। जो लोग ये सोचते हैं कि व्यक्ति का प्रेम अटूट और विचलनहीन होता वो गलत है, वे सच से बहुत दूर हैं। ये बात यही सच है। कहानी में मनु भंडारी जी ने बहुत ही साफ गोई से हमारे सामने प्रस्तुत किया कि ये मनस्थितियाँ, ये विचलन हमारे सामने बहुत एक तरीके से वही है कि अंधेरा एक पर्दा पड़ा होता है जिसको हम साफ साफ नहीं देख पाते, क्योंकि इसमें बीच में आपने बहुत ही बीच बीच में ऐसे वाक्यों को देखा होगा कि कैसे उसको भ्रम की स्थिति हो जाती है जब निशित उसका हाथ पकड़ लेता है, ये जब वो साथ में बैठे होते हैं, बड़ी कातर करुण और याचना,
या गाड़ी के साथ कदम ताल बढ़ाना या उसका स्पर्श। तो और वो निशित के साथ इतने दिन में 4 दिन में वो चीज़ नहीं समझ पाती है, जो वापस से आके फिर अपनी गलती का एहसास होता है। तो यहाँ पे मनु भंडारी जी ने कई प्रश्नों को उठाया है कि जीवन की जो रोमानी भावनाएं और जीवन की सुरक्षा जो होती है, क्योंकि जो जीवन में 18 साल की उम्र में निशित के साथ उसका संपर्क था और आज वो 3 साल बाद जब वो इतना पढ़ लिख गई है और अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए वो आगे बढ़ी है, तो वो ना निशित वो निशित नहीं रहा ना ये, क्योंकि एक मैच्योरिटी, एक परिपक्वता हासिल हो गई है दोनों में। तो वो जीवन की रोमानी भावनाएं थी और जीवन में सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। आखिर रोमानी भावना या जीवन में सुरक्षा में महत्व किसका है? क्योंकि संजय के साथ जो इसका सानिध्य है, संजय के आप कह सकते हैं कि ये जो संजय के साथ जो हम देखते हैं इनका प्रेम है, तो संजय के साथ इनका प्रेम जो है कहीं हद तक आप कह सकते हैं कि सुरक्षा से है। और निशित के साथ जो प्रेम है, उस प्रेम में रोमानी भावनाएं हैं। वो प्रेम जो इसको पुलक से भर देती है, वो संजय के साथ रहते हुए महसूस नहीं होती। लेकिन यहाँ पे कई विद्वान और चिंतक इस चीज़ को माने हैं कि जीवन की सुरक्षाएं रोमानियत से ज़्यादा बढ़कर है। लेकिन कहानी में देखिए कई जगह हमको ये देखने को मिला कि भावनामूलक प्रेम को वरीयता ज़्यादा दी गई है। वो पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के बीच वो चित्र उभर आते हैं, निशित के प्रेम के साथ वो क्षण। और इसमें कहानी में मनु भंडारी जी ने मनोविज्ञान का भी सूक्ष्म पकड़ जो है उसको यहाँ पे चित्रांकित करने की भरपूर कोशिश की है। उदाहरण के लिए कहानी में एक भाव ये भी नजर आता है कि प्रेम और घृणा, जिसे भाव जितने ही विरोधी लगते हैं उतने ऐसे हैं नहीं। ऐसा हो सकता है कि एक ही व्यक्ति सिर्फ कुछ क्षणों के अंतराल पर घृणा और प्रेम दोनों का पात्र बन जाए। जैसे निशित, एक ही पल देखिए निशित उसके लिए क्या होता है और दूसरे ही पल निशित दीपा के लिए क्या हो जाता है। दोनों हैं विपरीत, पर ऐसा नहीं है कुछ क्षणों के अंतराल पर वो घृणा और प्रेम दोनों का पात्र वो बन जाए। एक अन्य भाव ये भी लगता है कि पुरुष और नारी के मनोविज्ञान में कितना अंतर होता है। 3 वर्षों के अलगाव के बाद साथ गुजारे हुए कुछ क्षणों की स्मृतियाँ जहाँ नारी को भावनात्मक जीवन में उनके तूफान ला देती, वहीं पुरुष उनमें तटस्थ और निर्विकार रह जाता है। इस अर्थ में यह नारी और पुरुष की भाव क्षमताओं के अंतर को उभारने वाली कहानी भी नजर आती है। वो जो बहुत दृढ़ निश्चयी लड़की दीपा जो जीवन में अपने को आगे बढ़ी तमाम झंझावात संघर्ष से निकली है, अपने को गहरी प्रतिबद्धता और अपने को बिखेरने से लगातार बचाने का प्रयास करती है, लेकिन उसकी भावनाएं उसको अंततः बिखेर देती हैं। और कहानी संवेदना के पक्ष को तो उभारती है, साथ में इसमें शिल्प विधान भी, एक चेतना प्रवाह शैली का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है कि कैसे हर एक भावनाओं को उकेरने का प्रयास किया गया है। ये शिल्पगत तत्व जहाँ तक नई कहानी में जो प्रतिनिधि विशेषताएं उनमें देखने को मिलता है, सघन अनुभूति प्रधान भाषा शैली, घटनाओं वर्णनों की कमी तथा चिंतन मनन विश्लेषण की अधिकता ने कथात्मक के विन्यास को तोड़ा है, जो अन्य नई कहानियों में नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, दीपा की चेतन और चेतन मन की जो निरंतर चलने वाली द्वंद्व है, जैसे ये नई कहानियों में जो संकलन है एक दुनिया समानांतर में, तो कई कहानियाँ अभी जैसे मेरा दुश्मन करके है, तो ये उधेड़ बुन वाला जो है उसको जो है लेखिका ने बहुत ही अच्छे से उभारा है। तो ओवरऑल अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि ये कहानी आपको कैसा लगा और आपको क्या वाकई में कुछ जीवन में नए संदेश दिए कहानी ने। क्योंकि कहानी देखिए ये लिखा जाता है अपनी परिवेश से ही लिया, जो वाकई में हमारे समझ में घटित घटनाएं। एक नई कहानी दौर की सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको आदर्शोन्मुख कोई बातें नहीं है, बल्कि जो रियलिटी जो समाज में वास्तविकता है उससे आपको रूबरू करवाती है। तो ये कहानियाँ हमारे आसपास ही घटित होती रहती हैं, बस लेखिका की वो नज़र होती है, वो दृष्टि होती है जो हमें समाज में इन कहानियों के माध्यम से हमें समय से पहले उन चीज़ों से अवगत करा देती है। और बाकी ये हमारे पाठ्यक्रम में है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी कि पाठ्यक्रम का हम लुत्फ़ उठाते रहें और जीवन में अच्छे समझ को समय से पूर्व विकसित करते रहें। और जो भी समस्याएं होंगी और कुछ भी होगा तो उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में
पिन करिएगा। और एक चीज़ ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को ये वीडियो रिकमेंड कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपका सहयोग जितना ही होगा कोशिश करेंगे। क्योंकि एक चीज़ ये भी है कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हिंदी उनका है, तो ख़ास तौर पे वो नेट जेआरएफ भी देते ही देते हैं। और ख़ासियत ये है कि नेट जेआरएफ के सिलेबस में आपके इतने कहानी, उपन्यास, नाटक, गद्य की विविध विधाओं का जितना भी है तो संकलन है। तो इससे अच्छा ये होगा कि पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अपना सारा कहानी, उपन्यास ये सब हम करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।